वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेरी वेलकम टू माय चैनल दृष्टि ISPCS। इस वीडियो में हम बात करेंगे निवैश्वीकरण के बारे में और आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में। आखिर निवैश्वीकरण क्या होता है और आत्मनिर्भर भारत अभियान, इन दोनों के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे ताकि आपके मेंस में अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर पाए। देखिए, कोविड-19 के कारण 2020 में से ही विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं, जहां पर परिणामी स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र में पहले से ही गिरावट चल रही थी, उसके कारण काफी तनाव बढ़ गया है। महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर के देश में आवागमन, अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं, माल सेवाएं, परिवहन, सब पर एक पाबंदी लगा दी गई है। मतलब आपने देखा है, संपूर्ण लॉकडाउन की व्यवस्था अपनाई गई है। आपने भी देखा होगा कि फिर से ही कई जगहों पर फिर से लॉकडाउन की व्यवस्था अपनाई जा रही है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो 2 दिन वहां पर लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन जहां पर लगाया जा रहा है। कई उद्योग और संगठन या तो बंद हो गए हैं या फिर न्यूनतम क्षमता पर ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर दिखाई दे रहा है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार हम माने तो इसका भारत की जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि है 2019-20 में घटकर मात्र 5% रह गई है। ठीक है, और इसका अनुमान ये भी माना जा रहा है कि 2020 और 21 में ये जो वृद्धि है 2.5 हो जाएगी, घटकर 2.5 हो जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि महामारी ऐसे वक्त पर आई है जब अर्थव्यवस्था पर पहले से ही काफी वित्तीय दबाव था और कोरोना वायरस के कारण इस अर्थव्यवस्था का दबाव और बढ़ गया। सरकार की स्थिति से उबरने व अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज भी प्रदान कर रही है। सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में, घरेलू अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह को राहत प्रदान करने में भी सहायता करती है। तो इस महामारी के बाद विश्व में विभिन्न देशों में आपूर्ति के लिए स्थानीय क्षमता में वृद्धि, प्रवासियों पर सख्ती जैसे प्रयास करने के लिए वैश्वीकरण मतलब डी ग्लोबलाइजेशन या फिर संरक्षणवाद की विचारधारा को बढ़ावा मिल रहा है। अब हम बात करें कि वैश्वीकरण क्या है। ठीक है, डी ग्लोबलाइजेशन क्या है? यह एक विभिन्न राष्ट्रों के बीच निर्भरता और एकीकरण में कमी की प्रक्रिया है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है कि ग्लोबल मतलब जो विभिन्न राष्ट्र हैं उनके बीच में बेहतर संपर्क बढ़ाना, और डी ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर निर्भरता और एकीकरण में कमी करना। यह देशों के बीच आर्थिक व्यापार और निवेश में गिरावट का प्रतीक है। यह ऐसे देशों की प्रवृत्ति को उजागर करता है जो आर्थिक और व्यापारिक नीतियों को अपनाना चाहते हैं जो सर्वप्रथम अपने राष्ट्रीय हितों को पोषित करती है। ये नीतियां अक्सर टैरिफ मात्रात्मक बाधाओं के रूप में होती हैं जो देश अन्य देशों में आने वाले लोगों, उत्पादों, सेवाओं से मुक्त आवागमन को बाधित करती है। जैसा कि हमने चाइना पर टैरिफ लगाना बढ़ा दिया है। निवैश्वीकरण का विचार मुख्यतः उद्देश्य आयात को महंगा करके स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन करना है। इस महामारी ने निवैश्वीकरण के विचार को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल का यहाँ पर निर्माण किया है। देखिए, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए, हमारे जो भारतीय उद्योग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा सूचक है, क्योंकि अब चाइना पर बहुत ज़्यादा निर्भरता कम करने की यहाँ पर बात की जा रही है। वोकल फॉर लोकल की बात की जा रही है। तो इन सब को लेकर अगर देखा जाए तो भारतीय आने वाले टाइम के लिए भारत की जो उद्योगों की स्थिति है वो काफी मजबूत हो सकती है। आपने ये भी बहुत अच्छे से गौर किया होगा कि अब कई देश चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं। भारत ने भी चीन पर निर्भरता कम कर दी है। अमेरिका की बहुत सारी कंपनियां चीन को छोड़कर अपना जो हेडक्वार्टर है दूसरी जगह पर शिफ्ट कर रही हैं। भारत भी इसके लिए एक अच्छा खासा उम्मीदवार है। उसके बाद जापान सरकार ने भी चीन में सक्रिय जापानी कंपनियों को चीन से बाहर निकालने के लिए $2 बिलियन से अधिक सहायता देने का यहाँ पर निश्चय किया है। भारतीय दवा उद्योगों पर अपनी कुल निर्भरता मतलब 70% जो एपीआई है, एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, चीन से आयातित करता है। परंतु इस महामारी के बाद भारत सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के सहयोग से देश में एपीआई निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रयास करना यहाँ पर शुरू कर दिए गए हैं। उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रयास भी यहाँ पर किया जा रहा है। उदारीकरण के बाद भारत ने कई क्षेत्रों में अपनी उत्पादन क्षमता में वृद्धि की है, परंतु अन्य कई क्षेत्रों में जहां बेहतर संभावनाएं हैं, भारतीय कंपनियां उत्पादन से हटकर व्यापार में एक सेवा प्रदान के रूप में अधिक सक्रिय रही हैं। पूर्व में जिन
क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ाने का प्रयास किया गया है, उनमें हम काफी सफल रहे हैं। उदाहरण के लिए स्टील उत्पादन, सूचना प्रौद्योगिकी, मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन की असेंबली। ठीक है, यहाँ पर भारत में इनका असेंबल किया जाता है, ना कि उत्पादन। लगभग 135 करोड़ की आबादी के साथ भारत के पास निर्यात के अलावा उत्पादों की खपत के लिए भी एक बड़ा स्थानीय बाजार यहाँ पर उपलब्ध है। ऐसे में यह बहुत ही आवश्यक है कि ऐसे कुछ क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां आसानी से अगले कुछ वर्षों में देश में स्थानीय आत्मनिर्भरता का विकास किया जाए और वहां पर उनको सफल बनाया जाए। अब हम बात करें अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान की, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5 स्तंभ हैं। वर्तमान में वैश्वीकरण के युग में आत्मनिर्भरता मतलब सेल्फ रिलायंस की परिभाषा में बदलाव आया है। आत्मनिर्भर आत्म केंद्रित से अलग है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना पर विश्वास करता है। चूंकि भारत दुनिया का ही एक हिस्सा है, अतः भारत प्रगति करता है तो ऐसा करके वह दुनिया की प्रगति में भी योगदान देता है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्करण या संरक्षणवाद को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, अपितु दुनिया के विकास में मदद की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में प्रथम चरण में चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन किया जाएगा तथा द्वितीय चरण में रत्न एवं आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों में प्रोत्साहन किया जाएगा। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में उन 10 क्षेत्रों की पहचान की है जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार ने इन 10 क्षेत्रों में आयात में भी कटौती करने का यहाँ पर निर्णय किया है। इसमें फर्नीचर, फुटवेयर, एयर कंडीशनर, पूंजीवादी सामान, मशीनरी, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न, आभूषण, फार्मास्यूटिकल और टेक्सटाइल आदि यहाँ पर शामिल है। अगर हम भारत में अगर आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के यहाँ पर 5 स्तंभ हैं। कौन कौन से वो 5 स्तंभ हैं? ये देखिए, यहाँ पर ये 5 स्तंभ है। देखिए, आप इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये हो जाता है। 5 स्तंभ कौन से? पहला है इकोनॉमी। इकोनॉमी जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी उछाल पर आधारित हो। इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्था पर आधारित प्रणाली और फिर गतिशील जनसांख्यिकी या फिर वाइब्रेंट डेमोग्राफी जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत है। मांग, डिमांड, भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूर्ति क्षमता का उपयोग किया जाना चाहिए। स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण यहाँ पर कैसे किया सकता है? देखिए, भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कुछ हिस्सों में बड़ी प्रगति हुई परंतु अन्य में आज भी हम किसी न किसी रूप में वहां पर अन्य देशों से निर्भर हैं। उदाहरण के लिए भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में वैश्विक बाजार में अपना स्थान बनाया परंतु हार्डवेयर के निर्माण में भारतीय कंपनियां उतनी सफल नहीं रही हैं। अन्य उदाहरणों की बात करें तो भारतीय दवा उद्योग, मोबाइल असेंबली आदि जहां पर स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत किया जाना अभी भी आवश्यक है। अब हम बात करते हैं तकनीकी हस्तक्षेप में वृद्धि। ये कैसे? तकनीकी हस्तक्षेप में वृद्धि करके देखिए, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कंपनियों की स्थापना के माध्यम से 2 प्रमुख लक्ष्य औद्योगिक विकास और रोजगार को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान में वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करना होगा। वर्तमान में कोविड-19 के कारण परिस्थितियों में अधिकांश कंपनियां ऑटोमेशन, घर से काम करने, अनुबंधित कामगारों को अधिक प्राथमिकता दे रही हैं। ऐसे आधुनिक तकनीकी प्रगति के अनुरूप कुशल श्रमिकों की मांग को पूरा करने और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों पर यहाँ पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्पादन श्रृंखला में भागीदारी कैसे कर सकते हैं? देखिए, औद्योगिक विकास के साथ ही साथ उत्पादन के स्वरूप और विकास उद्योगों में कार्यशीलता बड़े बदलाव होंगे। ऐसे में कृषि और अन्य क्षेत्रों में इन परिवर्तनों के अनुरूप तैयार कर औद्योगिक विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान दिया जा सकता है। उदाहरण के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादकों की पैकेजिंग या उनसे बनने वाले उत्पादों के निर्माण हेतु स्थानीय स्तर पर छोटी औद्योगिक इकाई की स्थापना को बढ़ावा देकर औद्योगिक उत्पादन श्रृंखला में ग्रामीण क्षेत्र की भागीदारी यहाँ पर सुनिश्चित की जा सकती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इस आत्मनिर्भर भारत का अभियान तो हमने देख लिया, कई बड़े बड़े सपने देख लिए, पर यहाँ पर हम उनकी समक्ष चुनौती देख लेते हैं। क्या क्या चुनौती हैं? पहली चुनौती तो है लागत और गुणवत्ता।
वर्तमान में कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को बहुत अधिक अनुभव नहीं है। ऐसे में लागत को कम से कम रखते हुए वैश्विक बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरा, आर्थिक समस्या भी यहाँ पर है। सरकार अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कोविड-19 की महामारी से जुड़ रही है, उसके बाद औद्योगिक अर्थव्यवस्था को पुनः गति प्रदान करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में लक्षित योजनाओं को बढ़ावा कैसे दिया जाए। उसके बाद आधारित संरचना की बात करें तो विशेषज्ञों के अनुसार चीन से निकलने वाली अधिकांश कंपनियों के भारत में न आने का एक प्रमुख कारण यहाँ पर भारतीय औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर तकनीकी क्षेत्र के संबंध में एक मजबूत आधारिक ढांचे का यहाँ पर अभाव है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय उत्पादक किसी न किसी रूप से आयात पर ही यहाँ पर निर्भर है। वैश्विक मानकों की बात करें तो सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादकों और व्यवसायियों को दी जाने वाली सहायता मुक्त व्यापार समझौता और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के मानकों के अनुरूप ही यहाँ पर जारी की गई है। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो देखिए, निष्कर्ष की बात करें तो कोविड-19 के कारण उपजी हुई परिस्थितियों के बाद देश के नागरिक का सशक्तिकरण करने की आवश्यकता है ताकि वे देश से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सके, बेहतर भारत का निर्माण करने में अपना योगदान दे सके। आत्मनिर्भर भारत अभियान के समक्ष अनेक चुनौतियां होने के बावजूद भी भारत को औद्योगिक क्षेत्र में मजबूती के लिए उन उद्यमों में निवेश करने की आवश्यकता है जिनमें भारत वैश्विक ताकत के रूप में उभरने की यहाँ पर संभावना है। इस दिशा में कार्य करते हुए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की यहाँ पर घोषणा की है। आत्मनिर्भर राहत पैकेज के माध्यम से न केवल सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को या फिर एमएसएमई क्षेत्र में सुधार की घोषणा की गई है, अपितु इसमें दीर्घकालिक सुधार जिसमें कोयला खनन क्षेत्र भी यहाँ पर शामिल है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये रहा पूरा आपका आत्मनिर्भर भारत। अगर आप इसको अच्छे से कर जाएंगे तो आपकी मेंस आंसर राइटिंग में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा साबित होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।